जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। राजनीति विज्ञान विषय की क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं आपकी सेकंड बुक स्वतंत्र भारत में राजनीति का 7वां अध्याय, जिसका नाम है जन आंदोलनों का उदय। हम जो ये जन आंदोलन इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, ये देश में आजादी के बाद जो आर्थिक विकास का मॉडल अपनाया गया है उसके ऊपर सवाल या निशान खड़ा करते हैं। चलिएगा टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और एक नया सवाल है वो सरकार के सामने खड़ा करते हैं भी कैसे क्या हुआ। बात करेंगे हम 8वें दशक के प्रारंभ में। आपको बताना चाहूं, आपने कुछ नाम सुने होंगे जैसे मेधा पाटेकर, अरुंधति राय, बाबा आमटे, आमिर खान, सबके नाम सुने हुए आपके। आपका आज का अपना जो टॉपिक है, आपका आज का जो जन आंदोलन है, उन से इन सब का नाम जुड़ा हुआ है। और आज का वो टॉपिक है नर्मदा बचाओ आंदोलन। चलिएगा टॉपिक को आगे बढ़ाएं। पहले जानते हैं नर्मदा घाटी में विकास की परियोजना पर। नर्मदा घाटी यानी जहां नर्मदा नदी बह रही है, उस के विकास की परियोजना में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, 3 स्टेट आते हैं। मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से गुजरने वाली नर्मदा और उसकी सहायक नदियों पर 30 बड़े बांध, 135 मीडियम और 300 छोटे बांध बनाने का प्रस्ताव लाया गया सरकार द्वारा। किस उद्देश्य से? नर्मदा घाटी के विकास के उद्देश्य से ये एक प्रोजेक्ट आया। और साथ में ही 2 सबसे बड़ी और बहुउद्देशीय का मतलब होता है जब एक उद्देश्य से ज्यादा के लिए जो कार्य किया जाता है, बहुउद्देशीय परियोजना का भी निर्धारण किया गया। वो 2 प्रमुख बड़ी परियोजना कौन सी? एक सरदार सरोवर बांध परियोजना, कहां पर? गुजरात में। और दूसरी नर्मदा सागर बांध परियोजना, कहां? मध्य प्रदेश में। तो यह भी अपने आप में एक छोटा क्वेश्चन भी बन जाता है भी 2 सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजनाओं के नाम बताइए, तो अपने लिख देंगे सरदार सरोवर बांध जो गुजरात में है और नर्मदा सागर बांध जो मध्य प्रदेश में है। तो देखिए डेवलपमेंट के लिए यह प्रोजेक्ट ले आई गवर्नमेंट और अपने लाभ बता दिए। यानी इन चीजों के जो पक्षधर थे वो अपने सकारात्मक बातें रखेंगे, यानी लाभ बता दिए कि भाई जब ये परियोजना, ये प्रोजेक्ट जब सफल होगा तो गुजरात के ज्यादा इलाके और उसके साथ साथ मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों को पीने का पानी, सिंचाई के लिए पानी और बिजली बनाने की जो सुविधा है वो मिलेगी। यानी पीने का पानी मिलने लग जाएगा, सिंचाई के लिए खूब पानी मिलेगा और उससे बिजली भी हम ज्यादा से ज्यादा बना सकेंगे। और इसके साथ साथ जब खेतों के लिए पानी मिलेगा तो सीधी सी बात है, जो कृषि प्रोडक्शन है, उत्पादन है, उसमें वृद्धि होगी, लेकिन गुणात्मक वृद्धि होगी, यानी क्वालिटी भी डेवलप है वो हो जाएगी। और उसके साथ साथ बाढ़ और सूखे की समस्या का भी हल निकलेगा। जहां पानी की कमी है वहां पानी पहुंचेगा, जहां बाढ़ आ जाती है उस पानी का उस सूखे वाली जगह पर इस्तेमाल हो जाएगा। और कुल मिला के इन तीनों राज्यों के ज्यादातर क्षेत्रों का विकास होगा। तो ये लाभ गिनाए गए। और देखिए कहीं ना कहीं कोई चीज आती है तो उसके लाभ भी जरूर होते हैं, लेकिन इतनी बड़ी परियोजना, इतने बड़े प्रोजेक्ट की बात, सरदार सरोवर बांध की बात करें, नर्मदा सागर बांध की बात करें, इन बांधों के निर्माण का विरोध हुआ। जो पर्यावरण हितैषी थे, जिनका नाम मैंने अभी लिया, मेधा पाटेकर की बात है, अरुंधति राय, बाबा आमटे, इन सब की बात है, उन सब ने इनका विरोध किया और इन परियोजना के औचित्य पर भी सवाल उठा दिए और ये नर्मदा बचाओ आंदोलन है वो शुरू कर दिया। तो लीजिए भी एक प्रोजेक्ट आया और उस प्रोजेक्ट के लिए नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू हो गया। तो अब हमारा एक प्रश्न और बन जाता है यहां पर, क्योंकि हम तो परीक्षा की दृष्टि से भी और टॉपिक को
समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। भी नर्मदा बचाओ आंदोलन के विरोध के क्या कारण रहे, भी क्यों विरोध कर रहे थे, भी जब लाभ गिना रही थी सरकार तो विरोध के कारण क्या रहे। तो चलिए अब हम उन विरोध की बात कर लेते हैं। समस्या क्या थी? सबसे बड़ी समस्या थी स्थानीय लोगों के पुनर्वास की। भाई जहां पर ये इतनी बड़ी परियोजना बांध बनाए जाएंगे तो कोई छोटा मोटा इलाका तो है नहीं। आपको बताना चाहूंगा जहां पर ये बांध बन रहे थे वहां पर 245 गांव आ रहे थे। इस जहां बांध बनेंगे वो डूब क्षेत्र हो गया, तो 245 गांव आ रहे थे। 2.5 लाख लोग प्रभावित हो रहे थे। सोच के देखिएगा, आज आप जहां पर रह रहे हो और आपको कह दिया जाए भी आप अपना घर छोड़ दीजिएगा, खेत छोड़ दीजिएगा और आपको हम किसी दूसरी जगह पर बसा देंगे। दूसरी जगह पर बसाना ही पुनर्वास कहलाता है। आसान है क्या अपना घर छोड़ना, अपनी जमीन छोड़नी? तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, स्थानीय लोगों के पुनर्वास की समस्या, उन 245 गांव के लोगों की समस्या, उनकी खेत की जो समस्या, कहां जाएंगे, क्या करेंगे। एक नए सिरे से अपनी लाइफ है वो शुरू करनी पड़ती है जब ऐसे प्रोजेक्ट आते हैं। और साथ में क्या जब बांध निर्माण होगा तो पर्यावरण पर भी इसका बुरा असर होगा, लोगों की आजीविका और संस्कृति पर भी बुरा असर पड़ेगा। कुछ लोगों के लाभ के लिए अन्य लोगों को नुकसान हो रहा है। ऐसा क्यों? भी कुछ को लाभ और कुछ को नुकसान। और इसके साथ साथ परियोजना पर किए जाने वाले खर्च में गड़बड़ी को उजागर करना भी परियोजना विरोधी स्वयंसेवकों का उद्देश्य था। तो ये कुछ प्रमुख कारण हैं विरोध के, जिनकी वजह से नर्मदा बचाओ आंदोलन है वो शुरू होता है। विरोध आ गया। अब बात यह है भी जो विरोध कर रहे हैं उनसे पूछा जाता है, बताइए आपकी डिमांड क्या है, आप क्या चाहते हैं। तो अब हम बात करें भी वो आंदोलनकारी जो इतना बड़ा आंदोलन चला रहे हैं उनकी प्रमुख मांग क्या रही। विरोध के अंदर ही मांग शामिल है। भाई परियोजना से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित सभी लोगों का समुचित यानी उचित प्रकार से पुनर्वास हो। ठीक है भाई, देश के विकास के लिए करना है तो उनका पुनर्वास तो सही होना चाहिए। दूसरा, क्या परियोजना की जो निर्णय प्रक्रिया है, कोई भी डिसीजन लेने का जो प्रोसेस है उसके अंदर स्थानीय लोगों की भागीदारी होनी चाहिए। जो लोकल लोग हैं उनसे भी सलाह है वो लेनी चाहिए। जल, जंगल, जमीन, जो ये प्राकृतिक संसाधन हैं इनके ऊपर भी स्थानीय लोगों का प्रभावी कंट्रोल होना चाहिए। और बांध के निर्माण में आ रही लागत का सामाजिक नुकसान के संदर्भ में मूल्यांकन होना चाहिए। सिर्फ ईंट बजरी की बात नहीं हो, लोग कितने प्रभावित हो रहे हैं वो खर्चा भी साथ में जोड़ लेना चाहिए। तो इन मांगों को लेकर ही नर्मदा बचाओ आंदोलन है वो शुरू हुआ था। और अब जब आंदोलन होता है तो अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास करता है। देश के विकास के लिए ये प्रोजेक्ट तो बंद नहीं होने चाहिए थे और नहीं हुए। केंद्र सरकार ने भी नहीं बंद किए, कोर्ट में मैटर गया, उन्होंने भी कहा भी विकास के लिए ये चीजें जरूरी है। लेकिन हां कि जो मेन समस्या पुनर्वास की है, दोबारा बसाने की जो समस्या है उसका सॉल्यूशन केंद्र सरकार को करना चाहिए। तो यही इसका परिणाम निकलता है, एक सकारात्मक परिणाम भी। केंद्र सरकार ने 2003 में राष्ट्रीय पुनर्वास नीति बनाने की घोषणा कर दी। राष्ट्रीय पुनर्वास नीति की घोषणा केंद्र सरकार ने कब की? 2003 में की। तो प्रश्न देखिएगा, एक प्रतियोगी परीक्षा की तरह भी सोचते रहे। तो जब इस नीति की घोषणा हुई तो उस टाइम देश के प्राइम मिनिस्टर कौन थे भाई, ये भी विचार कर लिया करो साथ साथ में। तो बहुत प्यारा टॉपिक है। पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक आंदोलन हमने चिपको आंदोलन पढ़ा और दूसरा पर्यावरण संरक्षण को लेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन है, उसको आज हमने अच्छे से जाना भी। क्या प्रोजेक्ट आया, क्या उसके लाभ बताए गए और क्यों इस प्रोजेक्ट का विरोध हुआ।
विरोध के कारण आंदोलनकारियों ने क्या मांग रखी और उनकी मांग का किस प्रकार से रिजल्ट है वो निकल कर आया, उसके बारे में हमने आज जाना है। तो अभी आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और आज चैप्टर को हम फिनिश करेंगे। चलिए अब बात करते हैं जन आंदोलनों में एक और सफल आंदोलन की, जिसका नाम है सूचना का अधिकार आंदोलन, राइट टू इंफॉर्मेशन। जनता को यह जानने का अधिकार है भी उसका पैसा सही जगह लग रहा है या नहीं, सरकारी मशीनरी पूरी ईमानदारी से और अपनी कर्तव्य निष्ठा के साथ काम करे और भ्रष्टाचार बिल्कुल भी नहीं हो, इस बात को जानना हर व्यक्ति का अधिकार है। और इसी अधिकार को लाने के लिए ये आरटीआई आंदोलन है वो शुरू हुआ। आपने नाम सुना होगा, अरुणा राय का नाम सुना होगा, आपने अरविंद केजरीवाल का नाम सुना होगा, ये सारे इसी ग्रेट आंदोलन से जुड़े हुए नाम हैं। तो चलिए इसकी कहानी को जान लेते हैं, किस प्रकार से ये आंदोलन अपनी एक बहुत महत्वपूर्ण और बड़ी मांग को पूरा करने में कामयाब हुआ। पहले बात करते हैं इसकी स्टार्टिंग की। आरटीआई आंदोलन है, इसकी शुरुआत कब हुई? 1990 में हुई। और इसकी शुरुआत करने वाला एक संगठन है जिसका नाम है मजदूर किसान शक्ति संगठन, MKSS, मजदूर किसान शक्ति संगठन ने 1990 में इस आंदोलन पर काम करना स्टार्ट किया। और इसकी पृष्ठभूमि स्टार्ट होती है राजस्थान से। राजस्थान के दौसा जिले की भीम तहसील से इसका शुभारंभ होता है। अकाल राहत कार्यों के दौरान वहां पर काम करने वाले लोगों को जो मजदूरी दी गई थी, उनको ये लगता था भी उनको मजदूरी कम मिली है, लेकिन उनका जो पैसा है वो जो कर्मचारी है उन्होंने ज्यादा उठाया है। इस बात का उनको शक था। इसी उद्देश्य के तहत ये स्टार्ट हुई थी। तो ग्रामीणों ने प्रशासन से अकाल राहत कार्यों में मिले अपने वेतन और भुगतान के बिल उपलब्ध कराने को कहा। कारण दिया भी हमारी जो मजदूरी है उसमें आपने हेराफेरी की है। और इसके लिए उन्होंने आंदोलन छेड़ दिया और वक्त के साथ राजस्थान की सरकार को झुकना पड़ा था उस टाइम। और इस आंदोलन के दबाव में राजस्थान सरकार ने कानून बना दिया भी जनता को पंचायत के दस्तावेजों यानी डॉक्यूमेंट्स की एक प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने की अनुमति है। यह बड़ा संशोधन किया पंचायती राज जो अधिनियम था उसके अंतर्गत भी दस्तावेज यानी आम जन कोई भी डॉक्यूमेंट मांगता है तो उसकी फोटोकॉपी विद अटेस्टेड यानी प्रमाणित प्रतिलिपि है, फोटोकॉपी है, उसको प्राप्त आपको करवानी होगी। और पंचायतों के लिए भी कोई बजट है, खर्च है, उसकी जो पॉलिसियां हैं, जो लाभार्थी जो है जिनको लाभ मिला है, उनके बारे में सार्वजनिक घोषणा भी अनिवार्य कर दी। इसलिए आपने देखा होगा चाहे स्कूल की, पंचायत की बिल्डिंगों के बाहर कोई भी सरकारी बिल्डिंग है उसकी दीवारों के ऊपर नरेगा में काम करने वाले मजदूरों के नाम लिखे हुए होते हैं भी इस गांव के उक्त आदमी ने इतने दिन काम किया है। वो सारा इसी के तहत है, वो किया जाता है। तो इस प्रकार से स्टार्ट राजस्थान से हुआ एक जीत के साथ। तब मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS को अब लगने लग गया भी वो दिन दूर नहीं जब पूरे भारत में ये लागू हो जाए, हम भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करके रहेंगे। तो इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए 1996 में इसी मजदूर किसान शक्ति संगठन ने दिल्ली में इस RTI को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करवाने के लिए एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया। एक नेशनल लेवल की अपनी एक कमेटी है वो ऐसे लोगों की बना ली। और धीरे धीरे वक्त बीतता गया और सरकार झुकती है केंद्र वाली
और 2002 में सूचना की स्वतंत्रता, गौर कीजिएगा 2002 की बात कर रहा हूं, 2002 में सूचना की स्वतंत्रता नाम का एक विधेयक है वो संसद में पारित हो जाता है, लेकिन सही ढंग से उसके न तो नियम कायदे बने या यूं कह दूं भी वो लागू ही नहीं हुआ। सरकारें बदलती जा रही थी, लेकिन एक समय फिर आता है और वो है 2004। यहां पर गौर कीजिएगा 2004 में एक बार फिर अच्छे नियमों के साथ आरटीआई, सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन का विधेयक है वो संसद में पारित होता है, एक बार फिर पारित होता है। और जून 2005 में इस पर राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाती है, यानी हस्ताक्षर हो जाते हैं। आपको पता है संसद में कोई भी विधेयक जब पास हो जाता है, पारित हो जाता है, लागू वो तब होता है, मंजूर वो तब माना जाता है जब राष्ट्रपति के उसके ऊपर साइन हो जाते हैं। तो सूचना का अधिकार अधिनियम राष्ट्रपति की मंजूरी कब प्राप्त करता है? जून 2005 में। और उसके बाद 12 अक्टूबर 2005 से उस टाइम जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में ये आरटीआई एक्ट 2005 है वो लागू हो जाता है। यानी सीधी सी बात है, 10 रुपए की एक न्यूनतम फीस रखी हुई है, कुछ नियम कायदे इसके रखे हुए हैं और आप कोई भी सूचना सरकारी तंत्र की प्राप्त है वो कर सकते हैं। तो देखिएगा जन आंदोलन कितना बड़ा सकारात्मक परिवर्तन इस राजनीतिक पार्टियों के सामने, सरकारों के सामने है वो रखते हैं। भाई आप अकेले मत सोचिएगा, हम जनता भी है, हमें भी पता है भी हमारे क्या अधिकार हैं और कौन से अधिकार हमें और मिलने चाहिए, ये उसी की एक कड़ी है। तो इसको भी अगर आप नोट करना चाहें तो एक बार नोट कर लीजिएगा। और अब अंतिम पड़ाव में बात करते हैं जन आंदोलनों के अंतिम टॉपिक को लेकर। इस अध्याय में हमने बहुत से जन आंदोलनों के बारे में जानकारी प्राप्त की है और हम अच्छे से जान पाए हैं भी जन आंदोलन होने के कारण क्या रहे हैं। इन आंदोलनों को पढ़ने से हमें ये चीजें अब क्लियर हो गई है, जैसे भी सरकार द्वारा आम जनता के हितों की अनदेखी करना, क्षेत्र विशेष के पर्यावरण विन्यास के ऊपर ध्यान नहीं देना, सरकार की आर्थिक नीतियों से जनता का मोह भंग हो जाना, सामाजिक भेदभाव और हिंसा का वातावरण, सामाजिक बुराइयों को समाप्त करवाना और लोकतांत्रिक सरकार की प्रकृति में सुधार लाना, इन्हीं वजह से हो रहे हैं जन आंदोलन। और बहुत से जन आंदोलन हुए, सक्सेस भी रहे। अब इस अध्याय के लास्ट में बात यह आ जाती है भी जन आंदोलनों का सबक क्या है, यानी इससे हमें क्या सीखने को मिला, अर्थात भारतीय राजनीति पर इन जन आंदोलनों का क्या प्रभाव पड़ा। इस प्रकार से प्रश्न भी पूछा जा सकता है, या प्रश्न ऐसे भी पूछे जा सकते हैं भी आंदोलन व विरोध की कार्रवाइयों से देश का लोकतंत्र मजबूत होता है, ये बात इसके पक्ष में अपने उदाहरण प्रस्तुत कीजिए, तर्क दीजिए। तो ध्यान दीजिए, आंदोलन और विरोध की कार्रवाइयों से देश का लोकतंत्र मजबूत होता है, लेकिन कौन से होने चाहिए? अहिंसक और शांतिपूर्ण। तो भारतीय राजनीति के ऊपर जन आंदोलनों के प्रभाव की अगर बात करें तो अहिंसक और शांतिपूर्ण आंदोलन और विरोध की कार्रवाइयों से देश का लोकतंत्र मजबूत होता है। इन आंदोलनों का जो उद्देश्य है वो दलीय राजनीति की कमियों को दूर करना है। पार्टियां अपने ही घमा चौकड़ी में लगी रहती है, तो उस दलीय राजनीति की जो कमियां हैं उनको दूर करना, उजागर करना इन जन आंदोलनों का प्रमुख उद्देश्य रहा है। सामाजिक आंदोलनों ने समाज के उन नए वर्गों की सामाजिक आर्थिक समस्याओं को उठाया जिन्हें चुनावी राजनीति के वातावरण में नहीं रख पाते थे। कई मुद्दे ऐसे होते हैं जो चुनाव का एजेंडा नहीं बन सकती, क्यों? क्योंकि उनसे आधे लोगों को नुकसान होता है और आधों को फायदा होता है। तो राजनीतिक पार्टियां बड़ा वहां से गोलमोल करके निकल जाती है।
तब ये सामाजिक आंदोलन है, जिन लोगों को नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई के लिए या उसकी सुरक्षा के लिए आंदोलन है वो किए जाते हैं। जनता के रोष और समाज के गहरे तनावों को सार्थक दिशा देकर लोकतंत्र की रक्षा की है इन जन आंदोलनों ने। क्योंकि एक जनता कहीं रोष हो गया और बहुत ज्यादा टेंशन में है तो वो कोई भी जान मान हाल की जो नुकसान है वो देश का कर सकती है, तो कम से कम एक दिशा मिल जाती है, वो भी लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात करने का, धरना करने का, प्रदर्शन करने का। हालांकि बहुत से लोग ये मानते हैं भी धरना प्रदर्शन से देश का आर्थिक विकास रुक जाता है, नीतिगत फैसले लेने में दिक्कत होती है। भले मानसों को ये समझ में आनी चाहिए भी आम जनता को सड़कों पर आने की जरूरत ही क्यों पड़े, क्यों जन आंदोलन है वो करने पड़े। हम कहते हैं लोकतंत्र है, यानी जनता द्वारा जनता के लिए जनता की सरकार है, तो फिर उस जनता को सड़कों पर क्यों आना पड़े। अगर उन्हें मजबूर होना पड़ेगा, लेकिन फिर भी हमारे जन आंदोलन हमने जो पढ़े हैं वो अहिंसक और शांतिपूर्ण तरीके से हुए हैं और होना भी ऐसा ही चाहिए। लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार सबको है। और इसके साथ साथ सक्रिय भागीदारी के नए प्रयोग ने लोकतंत्र के जनाधार को बढ़ाया है। लोगों का विश्वास बढ़ा है भी डेमोक्रेसी अच्छी चीज है जहां हम अपने हक के लिए बोल सकते हैं, और जनता को जागरूक किया है और लोकतांत्रिक राजनीति को अच्छे ढंग से समझने में मदद मिली है। तो ये प्रमुख वो प्रभाव हैं, वो लाभ हैं जो कि हमें जन आंदोलनों से देखने को मिला है। तो इस प्रकार से जन आंदोलन क्या है, जन आंदोलनों के कारण क्या है, जन आंदोलनों के प्रभाव क्या है, इनको भी आपको परीक्षा की दृष्टि से अच्छे से समझना है। अब हम लास्ट में इस चैप्टर के सारांश की बात करें। इस अध्याय में हमने जन आंदोलन कब से उदय हुए, मेन जो आंदोलन हुए उनके बारे में, उनकी सफलता के बारे में, उनकी मांगों के बारे में अच्छे से हमने जाना है। लेकिन अब भारतीय लोकतंत्र की, भारतीय राजनीति की जो सिस्टम है थोड़ा सा वो चेंज हो रहा है। पिछले कुछ वर्षों से राजनीतिक दल और जन आंदोलनों का आपसी जो संबंध है वो कमजोर हो रहा है। पहले क्या था, किसी की भी सरकार हो, किसी भी राजनीतिक पार्टी की सरकार हो, जन आंदोलन होते थे, उनकी बात सुनी जाती थी और एक नीतिगत फैसला लिया जाता था। लेकिन अब ऐसा देखने को कम मिल रहा है। ये भारतीय लोकतंत्र के लिए ये बड़ा ही नुकसान वाली बातें हैं भी। जब जन आंदोलन उठते हैं, जनता की आवाज उठती है, तो सरकार का ये फर्ज बनता है भी उनकी बात है वो सुनी जाए, उन्हें संतुष्ट किया जाए। सरकार कोई भी काम कर रही है, जनता को या किसी क्षेत्र विशेष को लगता है भी ये उनके साथ गलत हो रहा है, तो सरकार का ही फर्ज बनता है भी उसके उद्देश्य को, उसके नफे नुकसान को जनता को अच्छे से अवगत करवाया जाए। बड़े दुख की बात है भी राजनीतिक दल और जन आंदोलनों का ये संबंध है वो कमजोर हो रहा है। यही चाहेंगे भी ये कमजोर नहीं होना चाहिए। पहली बात तो ये हो भी ऐसा सरकार कुछ भी नहीं करे भी जनता को सड़कों पर आना पड़े, और फिर भी अगर ऐसा आया तो उनकी बातें सुननी चाहिए। तो ये था अपना एक प्यारा सा चैप्टर, आपका 7वां चैप्टर बुक सेकंड का, जन आंदोलनों का उदय। इस चैप्टर को अच्छे से गहराई से हमने समझा है। उम्मीद करता हूं आप लाभान्वित हुए होंगे। नोट्स फॉर्म में उतार सकते हो आप। चलिएगा नए चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद, जय भारत।